हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस को स्टडी किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल के अंदर भी उसके अंदर कुछ समझाया था। उसके आगे के टॉपिक सब हम देखने वाले हैं। तो उसी की तरह सिमिलर चीज़ नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो यहाँ पे उसके लिए एक फ्लो चार्ट डायग्राम दिया हुआ है कि सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है और कूल किया जाता है। किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो एयर जो है वो कूल हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद अभी जो एयर है वो लिक्विड हो जाएगी। दिस अलाउज टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम एंड गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो ये आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी पेट्रोलियम्स वगैरह चीज़ों को अलग किया जाता है तो उसके अंदर अलग अलग बहुत सारी चेम्बर्स होती है, जिसके अंदर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अलग अलग चेम्बर्स के अंदर अलग अलग चीज़ें वो अलग होती है। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग गैसेस के। ऑक्सीजन के लिए -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन 186, नाइट्रोजन 196, इस तरह सबके बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे फिगर के अंदर अभी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है गैसेस के सेपरेशन के लिए। तो सबसे लेफ्ट साइड यहाँ से एयर को इन किया जाता है। फर्स्ट चैम्बर है, उसके अंदर एयर को प्रेशराइज किया जाएगा, एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। उसके बाद आगे जब भी एयर जाएगी तो नेक्स्ट चैम्बर के अंदर उसे फ्रीज किया जाएगा, उसे ठंडा किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जब भी एयर पहुंचेगी तो वहाँ पे अभी एयर जो है कोल्ड भी है और कंप्रेस भी हो चुकी है। उसके बाद अभी सेपरेटर वाली कॉलम्स चालू होती है, जहाँ से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एयर जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट होती है। तो अब जो लिक्विड एयर है वहाँ से आगे बढ़ती है, फिर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग बॉक्सेस के अंदर नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन अलग अलग चैम्बर्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो इसके अंदर एक्टिविटी क्या है कि टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको कुछ कॉपर सल्फेट लेना है, डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिल्टर इम्प्योरिटीज आउट। उसके बाद आपको वाटर को इवोपरेट करना है। कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब टू रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। उसके बाद जो भी वाटर है वो इवोपरेट होने के बाद आपको 1 डे के लिए उसे कूल होने के लिए रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी कॉपर सल्फेट थे उसके भी क्रिस्टल्स बन चुके हैं। तो कॉपर सल्फेट अभी धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी देखते हैं इस प्रोसेस का क्या यूजफुल क्या है, एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस के। तो फर्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में से जो सॉल्ट मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए सॉलिडिफिकेशन मेथड यूज होती है। एंड सेकेंड, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, जिसका दूसरा नाम है फिटकड़ी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो जो फिटकड़ी है मतलब कि एलम, उसको अपने इम्प्योर सैंपल में से उसको सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। अगर आपको याद हो एलम फिटकड़ी तो स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर आया था कि जब भी आपको वाटर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ अलग करनी होती है तब हम एलम का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिटीज़ के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो किस तरह से सप्लाई किया जाता है उसका पूरा डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट जो टैंक है वह रिजर्वोर क्या है, तो वो ऐसी जगह जहाँ पे पूरा जो वाटर है वहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे वो रिजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हमारा एग्जांपल दूँ तो हमारे राजकोट के अंदर जो आजी डैम है वो हमारा रिजर्वोर होगा। वहाँ पे आजी डैम के अंदर पूरा वाटर वहाँ पे रिजर्व रहता है। फिर वहाँ से
डिस्ट्रीब्यूट करके और पानी सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाता है। तो पानी किस तरह से उसमें इम्प्योरिटीज़ हटाकर उसे किस तरह से प्योर करके फिर किस तरह से पहुंचा जाता है सबके पास, वो हम इस फिगर्स के अंदर स्टडी करेंगे। सो रिजर्वोयर के बाद दूसरा जो चैम्बर है दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। इसके बाद का जो टैंक है वो है लोडिंग टैंक। इसके अंदर और भी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इसके अंदर नीचे बैठ जाती है। उसके बाद ऊपर से जो भी वाटर है उसको दूसरे टैंक के अंदर पहुंचा जाता है विच इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स ग्रेवल। उसके जो छोटे पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर बैठते हैं ग्रेवल्स। जो उससे भी छोटे पार्टिकल्स है सैंड के वो उससे भी ऊपर होते हैं फाइन सैंड। और वाटर जो है वो इन सभी चीज़ों से ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसलिए वाटर सबसे ऊपर होता है। फिर ऊपर से कनेक्शन देके और वाटर जो है उसे दूसरे टैंक में ले जाता है जिसका नाम जिसके अंदर अभी क्लोरीनेशन प्रोसेस करके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। क्योंकि अभी वाटर के अंदर सारे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो इम्प्योरिटीज थी, उन्हें तो अलग कर लिया हमने, बट अभी भी उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, इसलिए उसे क्लोरीनेशन करके, मतलब कि उसके अंदर से क्लोरीन पास करके बैक्टीरियाज को सभी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद अभी वाटर जो ऑलमोस्ट प्योर हो चुका है, उसके बाद उसे सभी लोगों के होम तक पहुंचाया जाता है। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वाटर के लिए और उसकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस है क्या। तो द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एट्सेट्रा। These are physical properties. The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। The interconversion of state is physical change because these changes occur without a change in composition and no change in chemical nature. तो डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ द चेंज इज विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड चेंज इन केमिकल नेचर देन दैट चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसके अंदर जो कॉम्पोजिशन या फिर केमिकल नेचर है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। उसके नीचे भी एग्जाम्पल दिए हैं कि आइस, वाटर और वाटर वेपर, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट लगते हैं दिखने में, बट दे आर केमिकली द सेम, बट केमिकली वो सभी एक जैसे ही है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों है लिक्विड, बट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अलग अलग है। वाटर और कुकिंग ऑयल भले ही लिक्विड है लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट है, उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, दोनों की जो सुगंध है वो अलग अलग है। दोनों की जो इनफ्लेमेबिलिटी मतलब कि एक जो है वो जल सकता है, एक है वो जल नहीं सकता, इसलिए दोनों अलग अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स, हमें पता है कि जो ऑयल है वो जल सकता है, वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, और जबकि जो वाटर है वो तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, मतलब कि बुझाने में काम आता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सिर्फ लिक्विड होने का मतलब ये नहीं कि वाटर और ऑयल दोनों सेम है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, तो इससे हम बोल सकते हैं जो बर्निंग है, जलना, वो एक केमिकल चेंज है। During this process, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. Chemical changes
bring change in the chemical properties of matter and we get new substances. A chemical change is also known as a chemical reaction. तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी. A chemical changes bring change in chemical properties of matter and we get new substances. तो ऐसे चेंजेस जिसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है और नए सब्सटेंसेस मिलते हैं, वैसे चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस. तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टडी किया है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड कर लो. फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी के टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे.